प्रोपेगेट करने के लिए, राइट? ये आपका राइट हो गया, फंडामेंटल राइट में आ गया, सब्जेक्ट टू दीज रेस्ट्रिक्शंस। अब फॉर एग्जांपल पब्लिक ऑर्डर है, लखनऊ में या कहां पर बनारस का एक इंसिडेंट था, 2 ग्रेव्स थी, एक सुन्नी और एक शिया, उसको लेके बड़ा झगड़ा चल रहा था, उनके हर बार कोई ना कोई इशू होता था, वहां पर झगड़ा हो जाता था। तो जो सुन्नी वाली जो ग्रेव थी उसको वहां से शिफ्ट कर दिया गया था। हालांकि एज पर कुरान आप ग्रेव को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, बट टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ठीक कर दिया। और उसमें इलस्ट्रेशन दिया, अगर क्राइम में जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो कई बार देखते ना, कोई आदमी एक्सपायर हो गया, दफना दिया, बाद में इशू उठा नहीं जी, तो ऐसे नहीं ऐसे मरे थे, उसकी बॉडी को निकाल के फिर चेक करते लाइक दैट, तो एक इलस्ट्रेशन भी दिया गया था उसके अंदर। प्रोपेगेट का मतलब आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कन्वर्जन के लिए। हमारे देश में बड़ा हंगामा हुआ था क्रिश्चियनिटी को लेके, ट्राइबल एरियाज में कन्वर्ट कर रहे हैं लालच देके या किसी वजह से, आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। उस पर ग्राउंड दिया गया था कि वो जो सोसाइटी उसकी डिसहार्मोनी खराब होती है और उनका बैलेंस डिस्टर्ब होता है वहां पर, दैट वाज द ग्राउंड। फिर कोई भी आप मैंने आप लोगों को उस टाइम भी काफी केसेस के इलस्ट्रेशंस भी दिए थे, मैं फिर थोड़ा रिपीट कर देता हूं स्पीडली। विजय एमेनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला नेशनल एंथम केस बड़ा लैंडमार्क जजमेंट रहा है। उसमें 3 बच्चे थे, यहोवा को बिलोंग करते थे। वो जब नेशनल एंथम पढ़ा जा रहा था वो चुपचाप खड़े थे, तो उसमें केरला हाई कोर्ट ने कहा नहीं, ये उसका आप जो हमारा नेशनल एंथम है उसका मान कर रहे हैं, उनको एक्सपेल कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वो पीसफुली खड़े थे, चुपचाप खड़े थे, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, तो उसका ये नहीं माना जाएगा कि नेशनल एंथम का रिगार्ड नहीं कर रहे हैं। और उसमें ये भी कहा गया था रेस्पेक्टफुली वो वहां खड़े हैं, नो ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971, उसका कोई इंसल्ट नहीं है और किसी दूसरों को उन्होंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया और कोई भी दूसरों को प्रिवेंट नहीं किया। टेलीकास्ट सीरियल था रमेश मसी यूनियन ऑफ इंडिया, तमस था, ये बुक लिखी भीष्म साहनी की, इसमें एक PIL फाइल कर दी गई थी कि ये 2 रिलीजियन के बीच में वो डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा नो, जो सीरियल है उसको वो सिखाने के लिए है कि पास्ट में जैसे पार्टीशन हुआ, जो इस तरह की चीजें हुई है फ्यूचर में रिपीट ना हो, तो ये एजुकेटिव इन नेचर है, तो ये कहीं से कहीं रिलीजन को डिस्टर्ब नहीं कर रही है। एंड आदित्य वर्षी त्रावणकोर देवास्वम था कि पुजारी सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं, कोई भी क्वालिफाइड आदमी जो उसके टीनेट्स और डॉक्ट्रिन्स को जानता है, क्योंकि वो रिलीजन में इंटरफियर नहीं कर रहा है। देखिए, आप कहीं पूजा करने जा रहे हैं, पूजा तो हो रही है ना आपकी, कौन करवा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ डज इट मैटर, लेकिन ही शुड बी ए कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड पर्सन, ही शुड नो द टीनेट्स एंड डॉक्ट्रिन्स related to that religion, how to perform the puja. A.S. Narayan versus State of Andhra Pradesh, hereditary rights, hereditary rights, हाँ हेरिडिटरी राइट का वायलेशन, वो आंध्र प्रदेश चैरिटेबल हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट आया था, जिसने हेरिडिटरी राइट को अबोलिश कर दिया था कि मंदिर का पुजारी ये, इसका बेटा इसका ये। उन्होंने कहा नहीं, दूसरे भी हो सकते हैं। ऐसे भूरी वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आप लोगों को याद हो जगमोहन सिंह थे गवर्नर वहां जम्मू एंड कश्मीर में, उस टाइम उन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया था मैनेजमेंट को। तो उसमें ये हेल्ड हुआ था कि वो मैनेजमेंट को टेक ओवर करके वो उसको रेगुलेट कर रहे हैं, चीजों को, मिस मैनेजमेंट को मैनेजमेंट में ला रहे हैं, मैल एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेशन में ला रहे हैं। लेकिन ये इट इज नॉट पार्ट ऑफ रिलीजियन। आपके जो पूजा करने का तरीका, वहां जाने का आने का, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे, उसके वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, सेकुलर एक्टिविटी है। वो एक कंडीशन है ना
कि सेकुलर एक्टिविटी के लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इंपोज की जा सकती है। इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फेमस केस अयोध्या केस। स्टेट पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ वार्डन है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर भी कर सकती है। चूंकि रिलीजियन में ये तो है कि आपको पूजा करनी है, बट ये इसका पार्ट नहीं है रिलीजियन का कि पूजा करनी कहां पर है, अनलेस एंड अनटिल कि इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ योर रिलीजियन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ये कहें कि जी हाँ हमारे फलाने भगवान पैदा हुए इस जगह, जैसे मक्का मदीना है मुस्लिम्स के लिए, तो वो एसेंशियल पार्ट माना जाएगा। या लोग कहते हैं कि भाई रामलला पैदा हो गए अयोध्या में, वो एसेंशियल पार्ट माना जाएगा। या भगवान कृष्ण इस जगह पैदा हुए, वो एसेंशियल पार्ट माना जाएगा। लेकिन अगर दिल्ली में कोई मंदिर है या मस्जिद है, आप रोड को वाइड कर रहे हैं, वाइड करने के लिए अगर उसको वहां से शिफ्ट कर रहे हैं, तो चूंकि वो वेलफेयर के लिए किया जा रहा है, रोड की वाइडनिंग है, वेलफेयर के लिए किया जा रहा है, तो वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है। आपको पूजा करने से या नमाज पढ़ने से या कोई रिलीजियस एक्टिविटीज करने से मना नहीं किया जा रहा। आप इस प्लेस पे दूसरे पे जाके कर लो, हु इज स्टॉपिंग यू? तो दैट इज नॉट इंटीग्रल पार्ट। गुलाम केदार अहमद भाई मैनन वर्सेस सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो वाइडनिंग ऑफ रोड है, वही है, दिस इज द रीजनिंग। ये केस था गुलाम केदार अहमद भाई मैनन वर्सेस सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। रोड की वाइडनिंग करनी थी, दो मस्जिद आ गई थी, उनको तोड़ना पड़ गया था, तो उसमें कुछ लोग कोर्ट में गए, उन्होंने कहा कि हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है, आर्टिकल 25 का वायलेशन है। कोर्ट ने कहा नो, कोई वायलेशन नहीं है, आप पूजा वो नमाज कहीं भी जाकर ऑफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वो पर्टिकुलर प्लेस इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ योर रिलीजन और इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर रिलीजन। गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एग्जाम्पल दे दिया है। ये शिया सुन्नी का जो ग्रेव था, मोहल्ला दोषीपुरा वाराणसी, वहां का ये केस है, ये ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन। देन सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ट्रिपल तलाक। तलाक, ट्रिपल तलाक और तलाक इर्रिवोकेबल held as unconstitutional as it is against the basic tenets of Holy Quran. Then Church of God, bracket में full gospel, bracket closed, in India versus KKRMC, Welfare Association. मद्रास में एक गवर्नमेंट एक्ट लेके आई कि आप ना न्यूसेंस नहीं बढ़ाएंगे, जो भी आपको अपने चर्च वगैरह में कुछ भी आपको प्रेयर करनी है तो स्पीकर लगा के ना उसके न्यूसेंस होती थी, नॉइज पॉल्यूशन होता था। उन्होंने कहा कि स्पीकर में और काफी ऊंची आवाज में आप लोगों को ये प्रेयर करना है, सब कुछ दैट इज नॉट इंटीग्रल और एसेंशियल पार्ट ऑफ योर रिलीजन, इसलिए वॉल्यूम उसका कंट्रोल करे, इट वाज हेल्ड वैलिड। अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। उसमें जब ये पॉलिसी आई थी उस टाइम पे ये हुआ था कि जो बच्चों में स्कूलों में जो बच्चे हैं वो उनके लिए एक करिकुलम बनाया गया जिसमें सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, वेद, शास्त्र ये सब पढ़ाने के लिए। उसको चैलेंज किया कुछ लोगों ने कि या तो ऑन द सेम लाइंस आप पर्शियन, अरेबिक लैंग्वेज को भी रखो, व्हाई ओनली दिस संस्कृत एंड ऑल दिस। तो उसमें कोर्ट है कि चूंकि हमारा जितने भी ट्रेडिशंस हैं उसमें हमारा जो भी सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा वगैरह है ये पढ़ाया जाता है, वैसे सभी धर्मों में पढ़ाया जाता है। ये एजुकेटिव इन नेचर है, ये वाइल्ड इंस्टिंक्ट है जो ह्यूमन बीइंग्स में उनको कंट्रोल करने के लिए है, बच्चों को अच्छी मोरल वैल्यूज देने के लिए, इसलिए इसको रिलीजन से जोड़ के हम नहीं देख सकते। उसमें एक ये भी प्ली ली गई थी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन उसको कंसल्ट नहीं किया गया जब आपने पॉलिसी बनाई। हेलो,
तो उसमें ये हेल्ड हुआ कि कमेटी को कंसल्ट करने के लिए गवर्नमेंट बाउंड नहीं थी, क्योंकि जो कमेटी थी वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से थी, स्टैट्यूट से नहीं थी, कोई पार्लियामेंट का एनेक्टमेंट नहीं था, एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर था वो। एक केस था वॉल्टर WORTER वर्सेस स्टेट ऑफ मेघालय। वहां पर सेंग खासी डिनोमिनेशन की एक ट्राइब है, वो रहती है, मोलोंग विलेज है मेघालय का, वहां पर रहते हैं। उसमें कुल मिलाकर 13 घर थे और 86 लोग वहां पर रहते थे। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में वो अपना बरियल ग्राउंड था उनका, लेकिन जो रेस्पोंडेंट था ही वाज थ्रेटनिंग देम टू डिस्पोजेस देम। उसकी रही होगी वो लैंड, या उसके एंसेस्टर्स की रही होगी। ही वेंट टू द कोर्ट, कोर्ट ने कहा नहीं, इट इज द एसेंशियल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर रिलीजियन, और वहां पर वो बरियल करते हैं तो दे विल कंटिन्यू दैट, यू कांट डिस्प्लेस देम। सर एक बार रिपीट केस केस का नाम हाँ जी WORTER सेकंड KARAMLKI करमल की वर्सेस स्टेट ऑफ मेघालय 2010 का केस है। यहां पर सेंग खासी डिनोमिनेशन के लोग रहते थे। वहां मोबलोंग एक विलेज है, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कभी मेघालय में घूमने जाओ तो शिलोंग मोबलोंग एशिया का क्लीनेस्ट विलेज माना जाता है। वहां पर रूट ब्रिज गए थे ना, हाँ वहाँ अभी गए थे ना, वहाँ रूट ब्रिज भी है, और वहां से आगे फिर डोकी बॉर्डर भी है बांग्लादेश का, वहां भी जाते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर को पार करके रास्ते में। वहां पर नागालैंड में खनोमा भी है, जहाँ पे घरों में ही दफनाया जाता है। हाँ, वो हर जगह का अपना अपना कल्चर है। ठीक है, वो भी इंटीग्रल पार्ट हो गया। किसमें? इससे अगर इस सिनेरियो में देखे, जैसे वो इंटीग्रल पार्ट हो गया, तो ये भी इंटीग्रल पार्ट हो गया, क्योंकि वो घर में ही अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजियन के लोग, कोई भी लोग अगर अपने उनका फेथ है, उनका कंसेंस है, वो प्रोफेस करते हैं उसको, अगर वो ट्रेडिशनली चला आ रहा है, कस्टमरी उनका एक सिस्टम चला आ रहा है, देन इट बिकम्स द इंटीग्रल एंड एसेंशियल पार्ट। और कस्टमरी कब माना जाता है? जब आप किसी पर्टिकुलर एक एक्टिविटीज को आप यूनिफॉर्मली, कंटिन्यूअसली, परसिस्टेंटली, इंसिस्टेंटली अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो कस्टमरी लॉ बन जाता है। अगर इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा। हालांकि इंटरनेशनल लॉ इज माय वेरी फेवरेट सब्जेक्ट, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट देयर इन योर एग्जाम। रिलीजन इज ए मैटर ऑफ फेथ। आपका फेथ किस चीज में है? Religion may not only lay down the code of ethical rules for its followers to accept, but may also prescribe ritual, observation, ceremonies and code of worship, which are regarded as the integral part of religion. कई जगह आप देखते हैं, वहाँ साउथ इंडिया में जाएंगे, एक मंदिर है, मैं नाम भूल रहा हूँ, आई हैड बीन देयर, कि वहाँ आप सिर्फ धोती पहन के ही अंदर जा सकते हैं, किसी और ड्रेस में यू आर नॉट अलाउड। दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर रिलीजन। तिरुपति? हाँ, नहीं तिरुपति नहीं है वो, उस मंदिर में 100 हाथी भी है उनके पास, बड़ा फेमस और बहुत रिच मंदिर है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, मैं सेपरेटली इनको हल्का हल्का टच कर रहा हूँ। पब्लिक ऑर्डर, अगर कोई आदमी कहता है कि भाई स्लॉटर ऑफ कैटल, इंडिसेंट एक्सपोजर इन पब्लिक प्लेस, कोई आदमी कहे कि बकरीद है, हम तो गाय को काटेंगे या जानवर काटेंगे, पब्लिक प्लेस पर काटेंगे, इंडिसेंसी के साथ काटेंगे, तो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड। अनटचेबिलिटी है, या ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, देवदासी सिस्टम होता था साउथ इंडिया के मंदिर में पहले, उसमें हो गया। तो फ्रीडम इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू आर्टिकल 19 ऑल्सो, चूंकि आर्टिकल 19, 14, 19 एंड 21, तो आप ये मान के चलो कि मेनका गांधी के बाद इनको घुमा फिरा के कहीं भी लगा सकते हो।
किसी भी फंडामेंटल राइट पे लगा सकते हो। REV रेव स्टेनिसलॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये बड़ा फेमस केस हुआ है। वैसे तो स्टेनिसलॉस वर्सेस स्टेट ऑफ MP ही बोलते हैं इसको। इसमें दो एक्ट को चैलेंज किया गया था। एक था MP धर्मा MP धर्मा स्वतंत्रता अभियान 1968, उड़ीसा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1967, दे वर चैलेंज्ड। इन दोनों एक्ट में ये हुआ था कि जो फोर्स्ड कन्वर्जन है वो आप नहीं कर सकते। तो उसमें उन्होंने प्ली ली थी कि हम अपने रिलीजन को प्रोपेगेट करने का हमारा राइट आर्टिकल 25 के अंदर, हम प्रोपेगेट कर रहे हैं। अगर कन्वर्जन कर रहे हैं दैट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और उन्होंने प्ली दी, जो एक्ट पास किए गए थे वो स्टेट गवर्नमेंट ने किए थे। तो उन्होंने कहा कि जो लिस्ट 2 है और लिस्ट 3 है, दोनों की एंट्री 1 उसमें फॉल नहीं करता है ये, क्योंकि शेड्यूल 7 है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 3 लिस्टें हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लिस्ट 1 पे सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, लिस्ट 2 पे स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट होती है जिसपे दोनों बना सकते हैं, सेंटर भी स्टेट भी। बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑन लिस्ट 3 देन सेंट्रल एक्ट विल प्रिवेल अपॉन द स्टेट एक्ट। तो वो ये प्ली ली, बट और उन्होंने कहा रादर इट इज कवर्ड अंडर लिस्ट 1 एंट्री 97, सो पार्लियामेंट कैन ओनली पास दैट। उनकी इस प्ली को रिजेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट फॉल्स इन लिस्ट 2 एंट्री 1 एंड अंडर लिस्ट 1 एंट्री 7, इसमें फॉल करती है। जब लिस्ट 1 में फॉल कर गया तो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। पहला इश्यू तो ये हुआ, फर्स्ट पार्ट, राइट। 2 पार्ट हो गए ना इस पे केस लॉ में। एक तो ये हो गया उन्होंने 2 ग्राउंड पे चैलेंज किया। एक तो ये चैलेंज किया कि स्टेट गवर्नमेंट इस पे लॉ ही नहीं बना सकती, उसका सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया। दूसरा क्या प्ली लिया कि कन्वर्जन अगर हम कर रहे हैं टू प्रोपेगेट अवर रिलीजन, इट इज वी आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25। तो कोर्ट ने कहा नो, अगर आप करेंगे इट विल डिस्टर्ब द करंट लाइफ ऑफ द कम्युनिटी एंड हेंस पब्लिक ऑर्डर। तो पब्लिक ऑर्डर विल कम इनटू पिक्चर। सो टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर स्टेट कैन इंपोज द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। Conversion is breach of the public order affecting community at large, so acts are valid in the interest of public order. आनंद मार्गी केस, ये बड़ा फेमस हुआ है। आचार्य जगदेश्वरानंद अवधूता वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस कैलकट्टा, पॉपुलरली नोन एज आनंद मार्गी केस। आनंद मार्गी का अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो आनंद मार्गी जो प्रोसेशन अपना निकालते हैं, वो देखा ह्यूमन स्कल लेंगे हाथ में, गले में भी पहनते हैं, कभी देखा हो तो त्रिशूल लेंगे, वो बर्छा लेंगे, भाला लेंगे, ऐसे करके वो प्रोसेशन निकालते हैं। तो उस पर 144 की डायरेक्शन होगी, कमिश्नर पुलिस कलकत्ता ने निकाल दिया कि आप ऐसे प्रोसेशन नहीं निकाल सकते। दे अप्रोच द कोर्ट कि हमारा जो रिलीजियन है हम इसको ऐसे फॉलो करते हैं, प्रोसेशन ऐसे निकालते हैं हम। तो कोर्ट ने कहा नहीं, आप पब्लिक में जाते हैं टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर, स्टेट कैन इंपोज द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2003। हरियाणा में पंचायत जो नया पंचायती राज आया है, आप लोगों को जीएस का क्वेश्चन है, पंचायती राज सबसे पहले कहां लगा था पूरे इंडिया में? जगह का नाम बताओ। नागौर, यस, वहां से स्टार्ट हुआ था। तो पंचायती राज जब नया एक्ट पास किया गया था तो उसमें हरियाणा में भी एक वो एक्ट पास कर दिया उन्होंने कि जिसको 2 से ज्यादा बच्चे होंगे ही इज नॉट एलिजिबल इलेक्शन लड़ने के लिए। तो इसमें जावेद नाम का व्यक्ति था, उसने कहा हमारे रिलीजन में तो 4 शादी कर सकते हैं हम, और 4 शादी कर सकते हैं तो प्रोक्रिएशन के लिए एक बीवी से एक बच्चा भी करेंगे, 4 तो होंगे ही।
तो आप यू कांट पुट रेस्ट्रिक्शंस, बट कोर्ट हेल्ड नो। 4 शादी आप कर सकते हैं, दैट इज नॉट मैंडेटरी इन द रिलीजियन, एज पर मुस्लिम रिलीजियन मैंडेटरी नहीं है। आप कर रहे हो, आपकी अपनी मर्जी है भाई। आप आईपीसी में पढ़ते हैं ना, वो 86, 87 क्या है सेक्शन, अगर आप कुश्ती लड़ने जा रहे हैं तो आपकी अपनी कंसेंट है भाई। दाव पेच में मर भी सकता है आदमी वहां पर, या स्वॉर्ड खेल रहे हैं, इलस्ट्रेशन भी शायद उन सेक्शन के, स्वॉर्ड अगर खेल रहे हैं तो इट इज योर कंसेंट, यू आर रेडी टू टेक द रिस्क। सर वो पंचायती लॉ अब नहीं है, जो 2 बच्चों वाला था वो हट गया है। नो, स्टिल इट इज एग्जिस्टिंग इन हरियाणा। अभी इलेक्शन हुआ मेरे यहाँ, हमारे छोटे भाई को लोग कह रहे थे चुनाव लड़ लो, उसको 3 बच्चे हैं। तो हमारे रिलेटिव में खड़ा हुआ है। I am telling you, जाके चेक करना। So court held, subject to public order, morality and health, and also in the interest of social welfare and reform, state can impose the reasonable restrictions. So आपको 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप नहीं लड़ सकते, तो आपको चुनाव लड़ना है, 2 से ज्यादा बच्चे मत कीजिए। एक डोनेट कर दीजिए, हैं? एक डोनेट कर दीजिए। हाँ, चुनाव लड़के बाद में कर लो। सर वो कंप्लेंट के बेस पे हुआ। इकोनॉमिक, फिनेंशियल, पॉलिटिकल एंड सेकुलर एक्टिविटीज, मोहम्मद अनीफ कुरैशी, वसी स्टेट ऑफ बिहार। उसने कहा कि हमारे मोमडन लॉ का एसेंशियल पार्ट है, बकरा ईद पे हम काउ स्लॉटर करेंगे। कोर्ट ने कहा नो, इट इज नॉट देयर, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसलिए प्रोहिबिट किया जा सकता है आर्टिकल 25(2) सब क्लॉज ए में। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस आशुतोष लाहिरी 1995 का, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस आशुतोष लाहिरी 1995, यहां पर उल्टा हुआ था। वहां पर एक एक्ट है, वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950। आप एनिमल का स्लॉटर नहीं करेंगे, जो भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, बट बकरा ईद पे वेस्ट बंगाल में वो माइनॉरिटी को खुश करने के लिए वोट बैंक के चक्कर में उनको एग्जाम्पशन दे दी कि बकरा ईद पे आप काउ स्लॉटर कर सकते हैं। तो दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, इट वाज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है बकरा ईद पे काउ स्लॉटर, इट इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजियन। एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैं केसेस आप लोगों को इसलिए ज्यादा से ज्यादा कवर कर रहा हूं, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया प्रीलिम्स में, आपको केस एक्ट हो सकता है एक बार को भूल जाओ, एक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन भूल सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन सीधा ये आ गया आर्टिकल 25 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस किस किस ग्राउंड में इंपोज की जा सकती है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, फिर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड वेलफेयर, सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म, तो ये तो आपको रटे ही होने चाहिए ना सारे, उस पे आ गया। बट कई बार डिसाइडेड केसेस पे आ जाता है क्वेश्चन, वेदर इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजन और नॉट। तो ये डिसाइडेड केस अगर आप लोगों ने सुने हुए भी है एक बार को, जितना यहां सुन लोगे इससे भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। ये जितना मैं बता रहा हूं और जिस तरीके से बता रहा हूं, ये चीजें दिमाग में कहीं ना कहीं बिहाइंड द बैक ऑफ द माइंड भी रहेगी, यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। इसमें एक यूरोवाइल पौंडीचेरी में अगर आप लोग गए हो कोई, तो वहां यूरोवाइल करके एक सोसाइटी है जो अरबिंदो की फिलोसफी को पढ़ाते हैं, अरबिंदो की, पौंडीचेरी में। ओरावेले की बात तो नहीं कर रहे सर? है ओरावेले? हाँ, तो मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ होगा, हो सकता है। मैं ओरोवेल बोल रहा हूँ, ओरोवाइल जैसे भी है, पौंडीचेरी में है। तो उसकी एक मैनेजमेंट कमेटी थी, उसको एक एक्ट लेके आए वहां पर गवर्नमेंट के, अरबिंदो इमरजेंसी प्रोविजन एक्ट 1980, और उन्होंने आश्रम को टेक ओवर कर लिया। उन्होंने कहा कि ये हमारे रिलीजियन का वायलेशन है। कोर्ट ने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल, अरबिंदो की जो फिलोसफी है वो एक रिलीजियन नहीं है, वो एक फिलोसफी है, ठीक है।
इसलिए 25 या 26 से का कोई वायलेशन नहीं है। अगर इवन इफ रिलीजन भी मान लिया जाए एक बार को, मैं बहुत सारे केसेस आप लोगों को बताऊंगा कि अगर कोई मैनेजमेंट है किसी भी रिलीजन का या किसी सेक्ट का, उसमें अगर गवर्नमेंट मैनेजमेंट लेके आती है, जैसे वैष्णो देवी वाला मैंने आप लोगों को बताया, लेके आते हैं, तो वो उसके वेलफेयर के लिए लेके आते हैं, उसमें रिफॉर्म के लिए लेके आते हैं उसको। आप 29 और 30 जब हम पढ़ेंगे तो जितने कॉलेज है, मैनेजमेंट है, उसमें 3 वर्ड यूज होते हैं ना। पहले वाले में हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, और वो अपना दे हैव द राइट टू प्रिजर्व द सेम, और दूसरा है माइनॉरिटी बेस्ड ऑन रिलीजन एंड लैंग्वेज, दे हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बट उसमें बहुत सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे कि देखा जाए तो फंडामेंटल राइट स्टेट कैन नॉट इंटरफियर, बट अगर मैल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, आप टीचर्स को सैलरी कम दे रहे हैं, स्टाफ को कम दे रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या फी स्ट्रक्चर ज्यादा कर रहे हैं, कैपिटेशन फी आप मांग रहे हैं, तो उसमें स्टेट कैन इंटरफियर। आप एस्टेब्लिश एंड मैनेज एंड एस्टेब्लिश का मतलब ये दोनों वर्ड साइमल्टेनियसली पढ़े जाते हैं कि आप एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन रखे, एफिशिएंसी, एजुकेशन की एफिशिएंसी होनी चाहिए, एफिशिएंसी जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो डिटीरियोरेट नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सब चीजें हैं तो उसमें स्टेट कैन इंपोज द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इन दोस केसेस। सोशल वेलफेयर एंड सोशल रिफॉर्म, जैसे हमारे यहाँ सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म, अब सती होती थी राजस्थान में हमेशा, वेस्ट बंगाल में वो विडो रीमैरिज अलाउड नहीं थी। जीके का एक क्वेश्चन आता है, सबसे पहले कौन आदमी था जिसने अपनी बेटी की विडो की शादी की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। तो बिगेनी सती देवदासी सिस्टम, throwing open of Hindu institutions of public character for all sections of the society, ये सारी चीजें सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म में आएंगी। यस, अगर कोई आदमी क्लेम करे कि भाई मैं तो केदारनाथ में पूजा करने जाना चाहता हूं, तो मुझे तो सूट करता है, सवेरे 3 बजे पूजा होनी चाहिए। वो जो पुजारी का अपना उनके नियम है, जिस टाइम 4 बजे करे या 5 बजे करे, जो उनके टाइमिंग रहते हैं, उसमें एक्सक्लूसिवली आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि इस टाइम। एक आध पूजा ऐसी भी होती है वो पुजारी अकेले करता है ना, वहां जा करके वो अकेले वो उसको मूर्ति के कपड़े चेंज करता है, उसको नहलाता है, फिर पहनाता है, पूजा करता है, तो एक्सक्लूसिवली उसमें पुजारी होता है, किसी और को आने नहीं देते हैं यूजुअली वहां पर। अब कोई आदमी क्लेम करे कि नहीं, आई विल ऑल्सो पार्टिसिपेट, यू कैन नॉट पार्टिसिपेट, दैट इज एसेंशियल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजन। आर्टिकल 26, again subject to public order, morality and health, every religious denomination, देखिए religious denomination क्या होता है? Religious denomination, A collection of individual class together under the same set for religious faith. एक collection of individual होना चाहिए, उनका common faith होना चाहिए, conducive to their spiritual well-being होना चाहिए, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, और डेजिग्नेटेड बाय ए डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर वो होना चाहिए, तब उसको डिनोमिनेशन बोलते हैं। मीनिंग देयर बाय कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए जो अपने आप में सेपरेट है, डिस्टिंक्ट उनका कैरेक्टर है अपने आप में, और एक पर्टिकुलर टाइप का उनका फेथ है, और पर्टिकुलर तरीके से वो जीवन को जीना चाहते हैं। कॉमन फेथ है उनका सबका। Or any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, है ना, जैसे आर्य समाज बना हुआ है और डीएवी सोसाइटी बनी हुई है, ऐसे करके ढेर सारी है ना, एमडी सोसाइटी है, देवबंद सोसाइटी है, ऐसे करके है ना दुनिया भर की। तो ये आर्टिकल 26 में है, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, अपने मैटर ऑफ रिलीजन को अपने तरीके से मैनेज करेंगे।
to own and acquire movable and immovable property, वो कर सकते हैं। जैसे वक्फ बोर्ड है, दिल्ली में बड़ी लैंड है इनके पास, उस पर बड़ा हंगामा होता है, कौन बनेगा उसका वो चेयरमैन प्रेसिडेंट जो भी होते हैं। टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, प्रॉपर्टी को कब एडमिनिस्टर करेंगे? वंस यू हैव एक्वायर्ड इट। आप इसकी अंडर द गाइज ऑफ दिस फोर्थ क्लॉज ये नहीं कह सकते ये प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है हमने अपने रिलीजन के लिए, बट वंस यू हैव एक्वायर्ड then you have the liberty to maintain it and to regulate it, to administer it, but according to law which is in force within the territory of India। आगे स्लो नहीं जा सकते आप। ब्रह्मचारी सिद्धेश्वर साय वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, रामकृष्ण मिशन केस, पॉपुलरली नोन एज रामकृष्ण मिशन केस। ब्रह्मचारी सिद्धेश्वर साय वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उसको कोर्ट ने कहा कि ये रिलीजियस डिनोमिनेशन है। रामकृष्ण परमहंस थे ना, किसके गुरु थे? यस, विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और रामकृष्ण मिशन चलाते थे, बाद में विवेकानंद जी भी चलाते थे। उसमें वेदाज और शास्त्राज की स्टडीज होती थी, तो उसमें ये हेल्ड हुआ था। ये एक डिनोमिनेशन है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो इससे जुड़े हुए हैं, तो उसको इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट रामकृष्ण मठ और मिशन हेल्ड रिलीजियस डिनोमिनेशन। 26A एस्टेब्लिश एंड मेंटेन, इसको दोनों को साथ साथ पढ़ना है। एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब बाद में कुछ लोग क्लेम करने लगे कि ये माइनॉरिटी की इंस्टीट्यूशन है, हम एडमिनिस्टर करेंगे इसको। कोर्ट ने कहा नो, एस्टेब्लिश एंड मेंटेन दोनों साइमल्टेनियसली होने चाहिए। क्योंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से एस्टेब्लिश हुई है, तो यू कांट क्लेम कि वी विल administer as per our convenience। Now, अब ये to manage its own affairs in matters of religion। अब ये मैटर ऑफ रिलीजन है या नहीं है, इसको कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट विल डिसाइड इट। Who will decide it? Court will decide it। जैसे प्रिवेंशन ऑफ एक्स कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक केस है, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी ने चैलेंज किया था। केस का नाम है सैफुद्दीन साहब वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1962। एक कम्युनिटी है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी, उनके यहां जो उनका हेड होता था, जो उस कम्युनिटी में उनको फॉलो नहीं करता था, उनके टीनेंट्स और डॉक्ट्रिन्स को, उसको एक्स कम्युनिकेट कर देते, बाहर कर देते थे उससे, ग्रुप से एक्स कम्युनिकेट कर देते थे उसको। तो एक एक्ट आया वहां पर गवर्नमेंट का, द बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्स कम्युनिकेशन एक्ट 1949, उसको चैलेंज किया गया। उन्होंने कहा कि हमारा आर्टिकल 25 और 26 में राइट है टू मैनेज आवर ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजियन, हमारा राइट है ये, आप इंटरफियर नहीं कर सकते। दे वेंट टू द कोर्ट, और कोर्ट ने पता क्या कहा होगा, बताओ, इमेजिन करो। ये वेलफेयर ऑफ सोसाइटी नहीं है। क्या वेलफेयर ऑफ सोसाइटी नहीं है, गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है इससे। बताओ कोई They can interfere। है? Government can interfere for the welfare of the people। वो कहता है ये interfere ठीक है। Yes, I was expecting the same answer, but decision was different. That's why I put the question। कोर्ट ने कहा नो, वो उनका एक ग्रुप है, उसकी सैंक्टिटी मेंटेन करने के लिए लोग अगर इनडिसिप्लिन करेंगे ऐसे और फॉलो नहीं करेंगे, हर आदमी बगावत पे आ जाएगा, वो चल ही नहीं पाएगा फिर। तो उसको राइट है एक्स कम्युनिकेट करने का, उसको रेगुलेट करने के लिए।
The Supreme Court struck down the imputed provision and held excommunication is based on religious ground, such as lapse from orthodox religious creeds or doctrine or breach of some integral practice, essential part of religion. So by that community, part of management through its religious head. So violative of Article 26B, the position of the Dai-ul-Mutalku is essential part to hold the unity of the community and enforcing the discipline. The purity of fellowship is secured by such act. Those who are unfit and unsuitable for the membership of the sect, merely losing of certain civil rights by such act does not cover under social welfare and reform. कोर्ट ने कहा कि merely कुछ सिविल राइट्स आपके गए हैं, आप ये नहीं कह सकते 25 और 26 का वायलेशन हो गया है। हालांकि जस्टिस बीपी सिन्हा ने डिसेंटिंग ओपिनियन दी थी इस केस के अंदर। उन्होंने कहा आर्टिकल 17 का हवाला दिया अनटचेबिलिटी का, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड, एक्सकम्युनिकेट का मतलब क्या, अनटचेबिलिटी तो डिक्लेयर कर दिया, आप हमारे रिलीजन में आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, हम ये इस टाइप से। तो डिसेंटिंग ओपिनियन थी और उन्होंने कहा राइट टू एक्सकम्युनिकेशन इज नॉट ए प्योरली रिलीजियस मैटर। आर्टिकल 26 सी एंड डी मैंने बताया यू कैन एडमिनिस्टर बट एज पर लॉ। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं। अब ये हो जाएगा, उसके बाद बस रिट्स रह जाएंगे 226 और 32 में, फिर अमेंडमेंट्स को देखेंगे, इमरजेंसी प्रोविजंस को देखेंगे और सेंटर स्टेट रिलेशंस को टच कर देंगे थोड़ा। रिवीजन कॉन्स्टिट्यूशन में वो तो कर देंगे, खारे खड़े कोई बात नहीं। रिवीजन तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, वो थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है, इसलिए देखना पड़ता है सब कुछ। देखो मैं इसके बाद 27 को मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। गवर्नमेंट टैक्स लेके आम आदमी से किसी रिलीजन को बढ़ावा नहीं दे सकती है, लेकिन अगर फीस लेती है किसी पर्टिकुलर पर्पज से, जैसे जगन्नाथ टेम्पल के लिए लिया जाता है, उसकी मैनेजमेंट को उसको होल्ड करने के लिए अलग से फीस लेते हैं, कुछ वो कमेटी बनी हुई है, तो वो टैक्स नहीं माना जाएगा, वो फीस है, वो ले सकते हैं आप। गॉट इट? देयर इज डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड फीस। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 28 हल्का सा इसको मैं पढ़ देता हूं। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड, वहां कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप नहीं दे सकते, राइट? नाउ 2, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दो एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट which requires that religious instruction shall be imparted in such institution। मतलब स्टेट बेसिक रन करती हो, बट कोई पर्टिकुलर अगर एंडोमेंट और ट्रस्ट उसको रन कर रही है, फॉर एग्जांपल जैसे गुरु नानक बठिंडा का एक केस मैं आप लोगों को बताऊंगा, गुरु नानक जी का के बारे में पढ़ाया जाता था वहां पर, और गुरुमुखी में पढ़ाया जाता था पंजाबी में। यूनिवर्सिटी ने कहा कि नहीं आप हिंदी में पढ़ाएंगे, उन्होंने कहा कि नहीं ये हमारा 29 और 30 का वायलेशन है, कहीं ना कहीं ये भी टच होता है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं दे कैन डू इट, उन्होंने एस्टेब्लिश किया है और वो उसको मैनेज कर सकते हैं, यू कांट इंटरफियर, वो अपने तरीके से प्रोपेगेट कर सकते हैं, उनको आगे लेके चल सकते हैं। अब थर्ड,
वैसे थर्ड को इसकी पढ़ेंगे आप, दैट इज सफिशिएंट। ये दोनों तो शुरू की जो दी हुई है ना, ये फालतू की दी हुई है जो मुझे लगता है। थर्ड को पढ़ के देखो। देखो, नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, या तो कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, या तो उसको रिकॉग्निशन स्टेट ने दिया है, या स्टेट से वो एड ले रही है, वहां कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप नहीं दे सकते अनलेस एंड अनटिल जो बच्चा है उसके गार्जियन या वो कंसेंट दे। अब आप लोगों को लगता है कोई स्कूल चल सकता है जिसको रिकॉग्नाइज ना करे स्टेट, बच्चों का एडमिशन नहीं होगा आगे? हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता ना। तो इट इज सफिशिएंट। ये पता नहीं क्यों इन्होंने 3 मिनट वेट कर दिया इसको। अब जब तक वो रिकॉग्निशन नहीं होगा और बच्चों को आगे यूनिवर्सिटी में कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। रिकॉग्निशन होगा ही होगा, होगा तो आप वहां पढ़ा नहीं सकते। हाँ, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टच कर सकते हैं मदरसा सिस्टम को, कि उनको 4-5 क्लास तक खाली उर्दू पढ़ानी बच्चों को, आगे ना उनको जाना न आना न लेने का देने दो। कुछ ऐसी भी है चीजें। नाउ आर्टिकल 29, देखो ये सिटीजन के लिए राइट है। सबसे पहली बात, वहां 25 में एनी पर्सन था रिलीजियस मैटर में, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन residing within the territory of India having distinct language, script or culture, they have the right to conserve the same। क्या आगे 3 वर्ड आगे, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, ये रटे होने चाहिए आप लोगों को, जैसे मैं बोल रहा हूं बगैर बेयर एक्ट को देखे, ठीक है? ये ऐसे रटे होने चाहिए तीनों शब्द आप लोगों को। कहीं भी एग्जाम में आएगा तो 3 शब्द आ जाएंगे, इससे रिलेटेड आ जाएंगे। सेकंड पार्ट, no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state funds on grounds only of religion, race, caste, आगे डॉट रुक जाओ, क्योंकि आर्टिकल 15 में क्या है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी आदमी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते आप। नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 में है ना ये। यहां क्या है? रिलीजन, रेस, कास्ट, आगे लैंग्वेज। यानी कि अगर सेंट मैरी स्कूल है, उसमें कोई बच्चा हो गए हम लड़के को एडमिशन नहीं देंगे जी, दे हैव द राइट। चूंकि ये देखो 29(2) में प्रोटेक्टेड है। या कोई खाली बॉयज स्कूल है, लड़कियों को एडमिशन नहीं देंगे, दे आर प्रोटेक्टेड अंडर 29(2). आर्टिकल 15 इज जनरल इन नेचर, कि वो ये सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, और आर्टिकल 15 जनरल इन नेचर है, वहां सब जगह एप्लीकेबल होगा, एवरीवेयर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बट हियर आर्टिकल 29 इज squarely confined to educational institutions only, denial of admission to educational institutions only on ground of religion, race, caste and language। मैं थोड़ा जोर दे के बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, राइट? सर बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, जैसे कोई एमए इंग्लिश ऑनर्स करने जा रहा है, उसके लिए क्राइटेरिया बीए इंग्लिश है, तो वो भी लैंग्वेज का डिस्क्रिमिनेशन हो गया। क्या क्या लैंग्वेज का क्या हो गया? मतलब लैंग्वेज के बेस में तो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब क्वालिफिकेशन के बेस में कोई भी देखो, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन है, समझो बात को। 29 में हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, और 30 में क्या है? एनी माइनॉरिटी बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, सॉरी हाँ, रिलीजन और लैंग्वेज, राइट? वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। अब इसको दोनों को रिलेट करके देखो, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए भी हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं।
हम डिफरेंट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व करने के लिए भी हम कॉलेज चला सकते हैं। और माइनॉरिटी को तो राइट है ही, हैविंग डिफरेंट रिलीजन और लैंग्वेज वो रन कर सकते हैं, राइट। लेकिन 29(2) में कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो डिफरेंट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर वालों की हो, चाहे माइनॉरिटी वालों की हो, आप एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे। ये रिलेशनशिप पता चल गया, दोनों सेक्शन इंटररिलेटेड है। Shall have the right to establish and administer education institutions of their choice. State एड ग्रांट करने के लिए, इससे पहला जो इसका 30 का सेकंड पार्ट है 1A जो ऐड हुआ है, उसमें ये है कि आप जैसे एक्वायर करते हैं प्रॉपर्टी, कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलनी है, चलानी है, तो उसको इस ढंग से एक्वायर करेंगे कि उनका राइट डिस्टर्ब ना हो, एक्सोर्बिटेंट प्राइस रख दे, उसका एक्वायर ही ना कर पाए। तो इनडायरेक्टली आप उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं ना, तो वो रीजनेबल होना चाहिए। और थर्ड इसका ये है, अगर एड ग्रांट करनी है उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि अपने वालों को ज्यादा एड ग्रांट कर रहे हैं, दूसरे वालों को कम ग्रांट कर रहे हैं। एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होना चाहिए उसका। नाउ देखो 29 में अब ओवरऑल अगर आप देखेंगे दोनों सेक्शन वैसे बाय एंड लार्ज इतने ही है ये डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, माइनॉरिटी बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड रिलीजियन, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उनका राइट है। लेकिन एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे आप एडमिशन डिनाई नहीं करेंगे। मैंने गर्ल्स कॉलेज का और बॉयज कॉलेज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिया कहां कवर हो रहा है। लेकिन पहले ये कोई भी कॉलेज की मैनेजमेंट है या कुछ भी है, यूनिवर्सिटी ने मान लो किसी कॉलेज, कोई कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, उन्होंने दे दिया कि जी आप यहाँ टीचर जितने भी रखोगे उनकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, इस प्रोफेशनल कोर्स में बच्चों की ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, स्टाफ जो रिक्रूट करोगे उनकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप सैलरी जो रखेंगे। दिल्ली में भी एक एक्ट आया था, फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल वाला जो मैटर था, एक दिल्ली के अंदर एक एजुकेशन पॉलिसी एक्ट आ गया था कि जो भी एडिड स्कूल है दिल्ली के अंदर, वहां टीचर की जो सैलरी होगी जो गवर्नमेंट दे रही है वो सैलरी आपको देनी पड़ेगी। फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल एड नहीं ले रहा था, लेकिन उसके टीचर वहां पर गए कि जी हमारी भी यही होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट स्कूलों की टीचरों की जो सैलरी है सेम होनी चाहिए हमारी भी। कोर्ट ने कहा यस यू आर राइट, ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, आर्टिकल 14 का वायलेशन लेके आए वहां पर कि, और रीजनिंग क्या थी, जो ये राइट दिए गए 29 और 30 के अंदर क्यों दिए गए, इसलिए दिए गए कि कोई भी माइनॉरिटी या ग्रुप है, सो दैट दे कैन वेल इक्विप देयर चिल्ड्रन टू फेस द न्यू वर्ल्ड, ताकि वो वेल इक्विप होके जाएं, एजुकेटेड होके जाएं। दे हैव टू फेस द वर्ल्ड, दे हैव टू फेस द सोसाइटी, दे शुड बी वेल इक्विप्ड, तब वो वहां पर जाएं। इसलिए राइट दिए गए यहां पर कि आप लोगों को राइट दे रहे हैं, अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन देके सोसाइटी के अंदर आप भेजिए उनको। तो एजुकेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए, मैल एडमिनिस्ट्रेशन को रोकने के लिए स्टेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है। अगर 19(1)(g) आप पढ़ेंगे ध्यान से, 19(1)(g) पढ़ के देखो एक बार, वहां भी आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, एनी ऑक्यूपेशन। भाई मैं तो
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का धंधा कर रहा हूं, कितने सारे चल नहीं रही चेन कि कौन कौन से स्कूल डीपीएस की चल रही है, देखो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे चल रही हैं। तो 19(1)(g) में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? वो माइनॉरिटी नहीं है। अगर आप मेजोरिटी में भी हैं तो भी आप 19(1)(g) में चला सकते हैं, कोई बार नहीं है। बट जो माइनॉरिटीज के हैं उनके राइट दिए हुए टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर, स्टेट कैन नॉट इंटरफियर, बट to improve the standard of education, efficiency in the education, to prevent the maladministration, then state can interfere. मैं आप लोगों को स्पीड से कुछ केसेस बता देता हूं। ये दोनों सेक्शंस आर्टिकल समझ में आ गए? 29 और 30 दोनों का रिलेशनशिप। ये पढ़ते टाइम थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। आई हैव ट्राइड माय लेवल द बेस्ट की रिलेशनशिप आप समझ जाएंगे। 29(2) में पढ़ो, सेक्स वर्ड नहीं उसमें। रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ वर्ड यूज नहीं है। अब प्लेस ऑफ बर्थ पे आ जाइए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है ना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली कॉलेज 15% अपने बच्चों को एडमिशन देंगे हम। 29(2) से हिट नहीं हो रहा है। प्लेस ऑफ बर्थ, डोमिसाइल। किसी भी स्टेट में हमारे कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, हम 15% अपने बच्चों को देंगे जो डोमिसाइल होंगे हमारे स्टेट के। देते ही नहीं देते। 29(2) से हिट नहीं हो रहा है। फिर दूसरे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। सेक्स वाला मैंने बता दिया। सेंट मैरी कॉलेज में आप कोई लड़का जाके जी मैं एडमिशन लूंगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, मैं पढ़ूंगा यहाँ पर, आप नहीं कर सकते। क्यों? 29(2) में प्रोटेक्टेड है। ये एक बार इशू उठा कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो गया ना पूरे इंडिया में, आप देखते हैं जेई का, इसका उसका सब। तो जो माइनॉरिटी के स्कूल थे उन्होंने कहा जी हमें राइट है टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर, हमारा जैसे मन हो वैसे चलाएंगे हम। और आप कहते हैं कि जो भी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू बच्चे आते हैं उन्हीं को आप लेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल कॉलेजेस के अंदर, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खास तौर पर। स्टेट ने कहा नो, एजुकेशन स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए अगर ऐसे रेगुलेशन है तो वो वायलेशन नहीं है 29 और 30 का। या उन्होंने कहा कि जी हम तो फीस स्ट्रक्चर इतना रखेंगे, कैपिटेशन फी पे भी एक इनामुद्दीन का केस फाइनली सेटल्ड केस है। उससे पहले एक केस हुआ था हमारे यहाँ दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेंट स्टीफन कॉलेज है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते थे मेरिट बेसिस पे, आपकी परसेंटेज क्या है 10+2 पे उस बेसिस पे। बट सेंट स्टीफन वाले कहते थे नहीं, हम वो मेरिट भी देखेंगे और इंटरव्यू लेंगे हम। तो वो करते क्या थे, वो इंटरव्यू लेके कहते थे इंटरव्यू में ठीक नहीं है, ये ठीक है, तो अपने लोगों को ज्यादा रिक्रूट करते थे। हालांकि वो कोर्ट में गए लोग तो इट वाज हेल्ड कि नहीं, उनको अपने बच्चों को एडमिशन देने का राइट है, अप टू 50% दे सकते हैं, और एडमिशन कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, उनको अपने सोसाइटी को, अपने लोगों को आगे बढ़ाना है। बट अल्टीमेटली इनामुद्दीन में फिर वो ओवर रूल हो गई थी, ये चीजें पार्टली ओवर रूल हो गई थी। वहां पर ये कहा गया था नहीं 15% तक एनआरआई कोटा वोटा आप रख सकते हैं, उसमें जो भी फीस लेंगे सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो फीस जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं वो पैसा वहां पर खर्च करोगे, अपनी जेब में नहीं भरोगे। और बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये भी लॉ लेट डाउन हुआ है कि आप एजुकेशन, ये नेशनल सर्विस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होना चाहिए। बिजनेस के लिए आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं रन कर सकते, वहां से आपको पैसे कमाने। दैट इज डिफरेंट थिंग कि इंसिडेंटली और एक्सीडेंटली और कॉन्सिक्वेंशियली आपको उससे प्रॉफिट भी हो रहा है कुछ थोड़ा बहुत, बट आपकी प्राइमरी मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि हमें इससे पैसा कमाना है या बिजनेस कमाना। इट शुड नॉट बी द केस। और फिर उसमें कई सारे ऐसे केसेस आ गए थे। बिहार में एक केस था कि वो कुछ
एक पर्टिकुलर चेन थी, वो अपने स्कूल अपने रन कर रहे थे, तो गवर्नमेंट एक मैनेजमेंट लेके आई कि इनको हमें मैनेज करना है एक पर्टिकुलर तरीके से, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लेट डाउन कर दी। उन्होंने चैलेंज किया, कोर्ट ने कहा नहीं ये सही है और कुछ भी गलत नहीं, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी एक मदरसे वगैरह थे वहां पर, उसके लिए एक कमेटी लेके आ गए कि जितने भी मदरसे उनकी जो कमेटी मैनेजमेंट कमेटी है वो सारी अबॉलिश करके और हम सेंटर में एक कमेटी रखेंगे, उससे सबको रन करेंगे। उसमें कोर्ट ने हेल्ड किया नहीं ये गलत है, आप डायरेक्ट इंटरफियर कर रहे हैं बेसिकली उस सिस्टम को, कमेटी को, इंस्टीट्यूशंस को, आप उसके सर्वाइवल को ही चैलेंज कर रहे हैं, वो उनको एग्जिस्टेंस को ही आप डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। इट इज नॉट वैलिड। एनीवे, एसपी मित्तल वर्सी यूनियन ऑफ इंडिया, श्री अरविंदो सोसाइटी, वही यूरोविले इमरजेंसी प्रोविजन एक्ट 1980, सोसाइटी का मैनेजमेंट टेक ओवर कर लिया था। काफी पैसा फंडिंग आ रही थी, इसमें बाहर का पैसा बहुत आ रहा था, उसका मिस मैनेजमेंट हो रहा था, गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया था। तो गवर्नमेंट ने कहा, कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ वो मैनेजमेंट को देख रहे हैं, इंटरफियर नहीं कर रहे हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन में। वो मैनेजमेंट में आप जो फंड्स हैं उसका मिस मैनेजमेंट हो रहा है, उसको रेगुलेट करने के लिए किया गया है। Therefore, Article 29 and 30 is not violated at all. Article 15 और 29(2) में क्या डिफरेंस है दोनों में? Article 15 is against the state only. Article 29(2) against the state and any other body also. Article 15 in general, state shall not discriminate against any citizen only on these grounds so and so. But here Article 29(2) में only admission to educational institutions में discrimination नहीं होगा। 3. Article 15 applies to all citizens. Article 29(2) में minority based on religion and language only. State of Madras versus Champakam Dorai Rajan. Madras government fixed the quota of each community. Brahmins were denied admission in those educational institutions. Supreme Court held it as invalid. State of Bombay versus Bombay Education Society. इन्होंने कहा जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हैं सिर्फ उनको एडमिशन देंगे हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बॉम्बे एजुकेशनल सोसाइटी के सिर्फ एडमिशन किसको देंगे? जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए। आर्टिकल 29(2) क्या कहता है? पढ़ो। Denied admission on the ground of religion, race, caste and language. What language है ना? तो आर्टिकल 29(2) से हिट हो गया ना? हिट हो गया। इसलिए उन्होंने कहा कि आपका क्राइटेरिया ये, इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वायलेशन ऑफ 29(2). Now Article 31. Establish and manage means administer. डीएवी कॉलेज भटिंडा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मैंने आप लोगों को बताया कि वो गुरुमुखी में पढ़ाएंगे और उसमें करेंगे। उसने कहा कि वो कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी का, जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे, उन्होंने एक ऑर्डर भेजा, सर्कुलर भेजा कि आप हिंदी में पढ़ाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी पंजाबी लैंग्वेज में ही पढ़ाएंगे। तो university order was held violative of Article 29 and 31. Brahmachari Siddheswar versus State of West Bengal, again popularly known as Ramkishan Mission case. उन्होंने
उन्होंने कहा कि जो रामकिशन मिशन है ये माइनॉरिटी में नहीं आता है, क्योंकि हिंदू रिलीजियन का ही एक पार्ट है, इसलिए आर्टिकल 30 के अंदर प्रोटेक्शन नहीं मांग सकते 31 में। अगर 29(1) को और 31 को हम कंपेयर करते हैं दोनों को, 29 क्या है? मे बी फॉर मेजोरिटी ऑल्सो, एनी सेक्ट ऑफ द सिटीजन है ना, हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। किसी भी स्टेट में जो माइनॉरिटी कोई है या नहीं है, हाउ यू विल डिसाइड इट? Less than half of the population. किसी भी, देखो माइनॉरिटी कैसे डिसाइड होगा? माइनॉरिटी इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। किसी भी स्टेट की डेमोग्राफिक पोजीशन क्या है, डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या है, उस पर डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल, बिहार में गुप्ताज दे आर ओबीसी, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में दे आर फॉरवर्ड क्लास। तो इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, इसको नेशनल लेवल पे डिसाइड नहीं कर सकते हम। तो जब भी माइनॉरिटी वर्ड आएगा उस पर्टिकुलर स्टेट में डिसाइड होगा वहां पर माइनॉरिटी है या नहीं है। किसी भी स्टेट में a group of people may be minority in one state, may be in majority in another state. सर एक क्वेश्चन पॉपअप कर सकता था सर? 29(2) का कॉन्फ्लिक्ट में जुडिशरी में एक पंजाबी जुडिशरी में एक क्राइटेरिया है कि गौरमुखी 10वीं तक होनी चाहिए। हैं? पंजाबी लैंग्वेज आपको 10वीं तक आनी चाहिए। क्या 29(2) हिट नहीं करता इसमें? इसमें जुडिशरी, पंजाबी जुडिशरी का एक क्राइटेरिया है कि आपको 10वीं तक पंजाबी लैंग्वेज आनी चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें 29(2) हिट नहीं करता? क्यों हिट नहीं करेगा मैं बताता हूँ। सर बाकी स्टेट पहली बात, सबसे पहली बात, जुडिशरी का जो एग्जाम होता है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसलिए 29 की बात ही नहीं कर सकते आप। भाई एग्जाम जो हो रहा है जुडिशरी, दैट इज नॉट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। 29 को वहां एप्लीकेबल होगा जहां एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगी, जो माइनॉरिटी से रन हो रही होगी। पंजाब में ये भी दिक्कत है, वहाँ सारे मैक्सिमम कोड का काम पंजाबी में होता है। वो दैट इज डिफरेंट थिंग। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, वी विल रीड लाइक ए लॉ स्टूडेंट। वो एक अलग पहलू है कि पंजाबी में सारा काम होता है, गवाह पंजाबी में आते हैं। बाकी स्टेट में भी लैंग्वेज पेपर होता है, गुजरात में गुजराती का होता है। नहीं, वी कांट गो बाय दैट। वन रॉन्ग मे नॉट जस्टिफाई द अदर रॉन्ग। मान लीजिए किसी स्टेट में कोई लैंग्वेज से हो रहा है और वो गलत हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा दूसरी स्टेटों में भी हो जाएगा। वी कांट गो बाय दैट। अदरवाइज वैसे सभी स्टेट्स में नहीं, लोकल एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ रीड लाइक ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ओनली। ये लेमैन की तरह बात मत करो, वहां भी हो रहा है तो वहां भी हो रहा है। नो, मान लो वहां गलत हो रहा है तो वन रॉन्ग कैन नॉट जस्टिफाई द अदर रॉन्ग। आप तो सीधे ये बात करो भाई, यही तो प्रॉब्लम है ना। आप लोगों को जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आप लोगों को ये पढ़ना है आर्टिकल 29 क्या कहता है, आर्टिकल 30 क्या कहता है, उसके पैरामीटर्स क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है, उसमें फॉल हो रहा है नहीं हो रहा है, वो बाहर क्या हो रहा नहीं हो रहा, इधर उधर मत देखो। बिल्कुल ऐसे चलना है सीधा, बिल्कुल 2 और 2 4, 2 + 2 4 पढ़ना है आपको। डोंट गो बियॉन्ड दैट। उससे बाहर जाने की कोशिश करोगे, यू विल सफर। सर एक क्वेश्चन है ये ऐसी बातें तो हम कोर्ट में करते हैं ना, आर्गुमेंटों में, वहां चलते इधर के उधर पट्टे मारते रहते हैं, वहां कोई लेना देना नहीं होता है सेक्शन आर्टिकल का। वो एक जज साहब कह रहे थे, यहाँ पर आए थे हमारे यहाँ लेक्चर देने, वो मुझे कह रहे थे, शर्मा जी आप कोर्ट में जब बहस करते हो वहां तो कुछ इस ढंग से इंटेलेक्चुअल या लो की या उस ढंग से बात नहीं करते हो। मैंने कहा मुझे अपनी एप्लीकेशन थोड़ा डिसमिस करानी है, वहां तो वहां के तरीके से चलता है, यहाँ के तरीके से चलता है। तो वहां तो अब चीटिंग थोड़ा बताएंगे हम लोगों को, पार्ट 1 ये कहता है जी, पार्ट 2 कहता है, वहां तो ये कहते हैं जी पैसे लेके भागे चीटिंग कर ली, ये होता है। ऐसे ही तो आर्गुमेंट होते हैं कोर्ट में, बेल में, इतने पैसे लेगा जी, 4 करोड़ मार गया जी, चीटिंग कर गया जी, चीटिंग कर गया, यही बात होती है। हम सेक्शन थोड़ा पढ़ाते हैं जज को कि रीड
415 ये कहता है, ये कहता है, और ऐसे ऐसे करके ऐसे चीटिंग बन गई। वहां ऐसी कोई बात नहीं होती है। एनीवे, ये डीएवी कॉलेज भटिंडा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? मैं चाह रहा हूं फिनिश कर दूं इसको, ये लटका रह जाएगा नहीं तो, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट फिनिश, आई वांट टू फिनिश फंडामेंटल राइट्स। मैंने कल पूरा दिन बैठ के पढ़ा है। ब्रह्मचारी सिद्धेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, पॉपुलरली नोन एज रामकिशन मिशन। मैंने बता दिया है कि हिंदू रिलीजियन से डिस्टिंक्ट नहीं है, देयरफॉर कैन नॉट क्लेम राइट अंडर आर्टिकल 31। और ये माइनॉरिटी नहीं। आर्टिकल 29(1) और 31 का मैं आप लोगों को रिलेशनशिप बता रहा था। 29(1) में मेजोरिटी भी हो सकता है, माइनॉरिटी भी। फॉर मेजोरिटी ऑल्सो, 31 फॉर माइनॉरिटी ओनली बेस्ड ऑन रिलीजन एंड लैंग्वेज। 29(1) टू कंजर्व द डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। और यहाँ 31 में माइनॉरिटी बेस्ड ऑन रिलीजन एंड लैंग्वेज ओनली। 30 में फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ओनली। 29 में स्पेसिफिकली एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मेंशन नहीं किया हुआ है, बट कर सकते हैं। री केरला एजुकेशन बिल, अगर एड ग्रांट करने में, वैसे तो ये है कि इन ग्रांटिंग द एड स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, लेकिन एड ग्रांट करते टाइम स्टेट कोई कंडीशन इंपोज करती भी है टू प्रोटेक्ट द इल पेड टीचर हु वर रेंडरिंग सर्विस टू द नेशन, देन इट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वायलेशन ऑफ आर्टिकल 29 एंड 30। सिद्धराज भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। बॉम्बे गवर्नमेंट ने एक डायरेक्शन दे दिया, आप जितने भी टीचर लगाओगे यहां पर 80% गवर्नमेंट जो रिकमेंड करेगी उनको लगाएंगे। उन्होंने कहा ये वायलेटिव है आर्टिकल 29 एंड 30, क्योंकि एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर उनका काम है। हाँ, क्वालिफिकेशन आप बता सकते हैं, बट आप ये नहीं कह सकते कि टीचर हम भेज रहे 80% रिकमेंड कर रहे हैं, इनको आप लगाएंगे। अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज स्टेट ऑफ गुजरात। अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज स्टेट ऑफ गुजरात एक जीसस सोसाइटी थी which was running the College of Art and Commerce for giving higher education to Christian student affiliated to Gujarat University। गुजरात यूनिवर्सिटी जो एक्ट है उसमें 3-4 प्रोविजन है, सेक्शन 33A, 40, 41, 51A, 52A, 33A। कॉलेज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट बॉडी, जो कॉलेज होंगे उनकी जो मैनेजमेंट होगी वो गवर्नमेंट बॉडी होगी। दूसरा 41 कहता था यूनिवर्सिटी अप्रूव करेगी अपॉइंटमेंट को, जो भी टीचर आप लगाएंगे। 51A कहता है डिसिप्लिनरी एक्शन जो भी आप लेंगे अपने स्टाफ के अगेंस्ट, यूनिवर्सिटी अप्रूवल देगी उसका तभी माना जाएगा। 52A कह रहा था डिस्प्यूट बिटवीन द स्टाफ एंड मैनेजमेंट मे बी रेफर टू आर्बिट्रेशन ऑफ विच वन मेंबर टू बी अपॉइंटेड बाय द यूनिवर्सिटी। जितने भी कॉलेज है, जीसस जो सोसाइटी है, जो आर्ट एंड कॉमर्स का कॉलेज चला रहे हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे। गुजरात यूनिवर्सिटी के रूल्स बता रहा हूं मैं, ये रूल थे। उन्होंने इनको चैलेंज किया कि हमारे एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिंस वी आर माइनॉरिटी प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज डायरेक्ट इंटरफेरेंस इन आवर एडमिनिस्ट्रेशन। Supreme Court held by a bench of 7 judges interference in the autonomy of minority run education institutions so not applicable to them। कि डायरेक्ट इंटरफेरेंस है उनकी मैनेजमेंट में, कि आप जो टीचर अपॉइंट करेंगे अप्रूवल लेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे तो अप्रूवल लेंगे, हम आर्बिट्रेशन को भेजेंगे, ये सारी चीजें डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। राइट टू रिकॉग्निशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। कोई भी माइनॉरिटी का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहते हैं हमें रिकॉग्निशन दो जी, हमारा फंडामेंटल राइट है। ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, बट उसमें अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन वो लगाते हैं एजुकेशन स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए, स्टेट कैन डू दैट।
Excellence in education institution has to maintain. Mark NATO versus State of Kerala. MARK, Mark NETTO, NATO versus State of Kerala. रोमन कैथोलिक मिशन स्कूल था त्रिवेंद्रम में बच्चों के लिए। रोमन कैथोलिक स्कूल था त्रिवेंद्रम में लड़कों के लिए। उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी लड़कियों को भी एजुकेशन देना चाहते हैं, उसका भी अप्रूवल दे दो ताकि लड़कियों को भी हम एडमिशन दें। तो उस अप्रूवल को गवर्नमेंट ने डिक्लाइन कर दिया, कहा कि जहां आपका स्कूल उसके आसपास है ना एक मुस्लिम स्कूल चल रहा है लड़कियों का, वहां पढ़ा लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा राइट है एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर। तो कोर्ट ने कहा नहीं, अगर मान लो बहुत सालों तक ये खाली लड़कों को ही एडमिशन दे रहे थे और लड़कियों को नहीं दे रहे थे और अब देना चाहते हैं, तो ये उनका राइट है। वी कांट, स्टेट कैन नॉट इंटरफियर इन दैट। वो कर सकते। सिमिलरली राइट टू एड इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। और अपील अगेंस्ट द डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, मान लो कोई भी माइनॉरिटी का स्कूल है, उन्होंने उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, वो अपील में चला गया वाइस चांसलर के यहाँ और वाइस चांसलर ने डिसाइड कर दिया। वाइस चांसलर कैन नॉट इंटरफियर, दे हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर ओन चॉइस। अगर एफिलिएशन देने में आर्बिट्रेरी मैनर में मना कर दिया गया, विदाउट जस्ट रीजंस, कुछ नहीं मेंशन करा, आर्बिट्रेरी मैनर में कर दिया, तो वो दैट इज ऑल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मैंने कहा ना, वो बच्चों को एजुकेशन इंपार्ट करने के लिए नहीं किया गया, कमर्शियल पर्पसेस से अगर किया गया है, कोई माइनॉरिटी चाहे कल को कि हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कर ले और उससे बिजनेस करना, हमें पैसा कमाना है फॉर कमर्शियल पर्पसेस, देन इट हैज नो प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 29 और 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पे केस है एपी क्रिश्चियन मेडिकल, आंध्र प्रदेश क्रिश्चियन मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉइज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉइज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। दिल्ली की एजुकेशन, दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट था, उसमें मैंने बताया ना गवर्नमेंट के जितना उसके बराबर आप सैलरी देंगे। और उन्होंने ये चूंकि एडिड नहीं था, अनएडिड था, उसमें जो प्रोविजंस थे जो एडिड स्कूल थे उसके लिए था। अनएडिड का था कि आपको जो करना हो करे। दे वेंट टू द कोर्ट, कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया कि नहीं, आर्टिकल 14 का वायलेशन है, 14 का 21 का उनको, चूंकि मैनेजमेंट अंडर द गाइज ऑफ आर्टिकल 31 कैन नॉट बी परमिटेड टू ऑपरेस और एक्सप्लॉइट इट्स एम्प्लॉइज which may lead deterioration of the standard of education and adversely affecting the object of making the institution effective vehicle of education for minority community. फिर इसी में एक वाई केस का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वाई थेकलामा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। उसमें ये था अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेके आप किसी टीचर को बाहर निकालना चाहें, डिसिप्लिनरी एक्शन लेके बाहर निकालना चाहें, तो डायरेक्टर एजुकेशन का अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा, ताकि आप अपने एम्प्लॉइज को, टीचर्स को, स्टाफ को एक्सप्लॉइट ना कर पाए आर्बिट्रेरी मैनर में। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एम्प्लॉइज यूनियन वर्सेस क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन। यहां पर 3 एम्प्लॉइज थे। एक हॉस्पिटल होता है, मेडिकल कॉलेज जो भी होता है आप लोगों को पता होगा, उससे एसोसिएट हॉस्पिटल भी होता है। कहीं भी आप देखेंगे दिल्ली में जो मेडिकल कॉलेज हैं जितने भी, उनसे एसोसिएटेड हॉस्पिटल है। जैसे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल हो गया, आपका सुजाता कृपलानी हॉस्पिटल हो गया, कलावती हॉस्पिटल हो गया, दे आर एसोसिएट हॉस्पिटल ऑफ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज।
इस बात को समझने की कोशिश करना। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज इनका एसोसिएट नहीं है, ये लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट हॉस्पिटल्स है, इसलिए आरएमएल में उन सब में एक एक यूनिट रहती है उसकी लेडी हार्डिंग वालों की। तो ऐसे ही हॉस्पिटल और कॉलेज के 3 एम्प्लॉइज को सस्पेंड कर दिया वहां की मैनेजमेंट ने, डिसमिस कर दिया रहा था सर्विस से बाय मैनेजमेंट। स्टेट गवर्नमेंट रेफर टू द लेबर कोर्ट उन तीनों केसों को। उन्होंने कहा यू आर इंटरफियरिंग इन आवर मैनेजमेंट, आर्टिकल 29 एंड 30। कोर्ट हैड देयर इज नो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 31 हैज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द हायर एंड फायर। हायर एंड फायर को से प्रोटेक्ट करने के लिए, विक्टिमाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेल ट्रीटमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए दे कैन रेफर। ऑल बिहार क्रिश्चियन स्कूल एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। बिहार में जितने भी नॉन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल थे करने के लिए उनका मैनेजमेंट और कंट्रोल एक एक्ट आया 1981 में। इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट स्टैट्यूटरी मेजर्स regulating standard and excellence of minority education institutions are not violative of article 31। अगर आप उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए उसका, मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था 29 और 30 में जब मैं नॉर्मल कमेंट्री कर रहा था, अगर उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, उसके स्टैंडर्ड को बढ़ा रहा है, उसके एक्सेलेंस को बढ़ा रहा है, एजुकेशनल एक्सेलेंस को बढ़ा रहा है, तो उस सिचुएशन में वायलेटिव नहीं माना जाएगा 29 एंड 30 का। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी वो मैंने बताया था ना, वो मदरसा स्कूल एजुकेशन वाला, बिहार एसएमई बोर्ड वर्सेस एमएचए कॉलेज। यहां पर बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 1982 लाया गया था, जिन्होंने एक बिहार एसएमई, अलग अलग वर्ड है, बिहार एसएमई बोर्ड वर्सेस एमएचए कॉलेज। इसमें स्टेट गवर्नमेंट एक मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 1982 लेके आई थी, which provided for the constitution of an autonomous board for the development and supervision of madrasa education. It also provides for constitution and dissolution of the management committee of the madrasa। उसमें ये था कि एक ऑटोनोमस बॉडी बनाएगी और जितने मदरसे हैं वहां पर उनकी जो भी कमेटी है उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। Court held it is violative of Article 31. The state under the guise of its regulatory power cannot completely take over the management of a minority institution। ये सेंट स्टीफन कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मैंने आप लोगों को बता दिया ऑलरेडी। आर्य समाज शिलोंग वर्सेस स्टेट ऑफ मेघालय, वहां आर्य समाज हिंदू कन्या विद्यालय स्कूल था मेघालय में, तो आर्य समाज वहां माइनॉरिटी कहलाया। मेघालय में माइनॉरिटी है तो 29-30 का प्रोटेक्शन है, तो इसलिए उसकी मैनेजमेंट में आप इंटरफियर नहीं कर सकते। वहां स्टेट गवर्नमेंट उनकी मैनेजमेंट में इंटरफियर कर रही थी कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा और वो सब होगा। एक टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003, ये 11 जजेस बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस बीएन कृपाल, ये एक केस हुआ था जिसमें ये कहा गया था स्टेट गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी दे कैन स्पेसिफाई एकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर द स्टूडेंट, स्टाफ, टीचर, एडमिशन शुड बी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऑन मेरिट होना चाहिए। लेकिन वीकर सेक्शन वगैरह को कंसेशन देना चाहे तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वो उनको दे सकते हैं। रिकॉग्निशन और एफिलिएशंस जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का है उनको टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होंगी स्टेट की या यूनिवर्सिटी की उनको कंप्लाई करना पड़ेगा। प्रोफेशनल कोर्स एडमिशन कैन बी थ्रू कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय स्टेट और यूनिवर्सिटी। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डज नॉट लूज इट्स माइनॉरिटी कैरेक्टर सिंपली बिकॉज इट रिसीव्स द एड फ्रॉम गवर्नमेंट। But at the same time, it would have to admit non-minority students
whose constitutional right under Article 29(2) are not to be infringed. एक जनरल सा जजमेंट आ गया था ये, और इस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट वाज फ्लडेड विद सेवरल रिट्स. चूंकि एक नया आया, तो अब चूंकि एक बड़ा ये ब्रॉड वे में डिसीजन दिया गया था, अब स्टेट गवर्नमेंट को सबको तो मिल गया बहाना, वो लगे उनके नट बोल्ट टाइट करने. जितने भी एजुकेशन हब थी साउथ इंडिया में, तो खासतौर पर बहुत ज्यादा थी, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सब में, तो देन सुप्रीम कोर्ट वाज फ्लडेड विद सेवरल रिट्स. देन आफ्टर दैट एक जजमेंट आई फाइनली. मैं लास्ट जजमेंट बता रहा हूं. फाइनली इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005. But after this judgment, I am finishing. Reservation in private education institutions, majority or minority act, Article 31 और 19(1)(g) को डिस्कस किया गया था. 7 जजेस की बेंच थी. रिजर्वेशन मैंने आप लोगों को बताया, it is violative of Article 30 and 19(1)(g). जो सेंट स्टीफन कॉलेज में मैंने बताया था रिजर्वेशन अप टू 50% उन्होंने बोल दिया था, उसको ओवर रूल कर दिया पार्टली. ये कहा 15% तक कर सकते हैं एनआरआई कोटा वगैरह, वो भी वो एनआरआई वार्ड्स के लिए होना चाहिए, और उससे जो भी आपको पैसा कलेक्ट होगा शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स. एडमिशन प्रोसीजर जो भी है कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट से वैलिड एंड किया गया. फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट, जो भी एक मैक्सिमम फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट फिक्स करेगी, आप अपना फीस स्ट्रक्चर रख सकते हैं, बट इट शुड नॉट एक्सीड दैट. और कैपिटेशन फी आप नहीं ले सकते, पहले लेते थे ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. एवरी इंस्टीट्यूशन इज फ्री टू डिवाइड इट्स ओन फी स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड इट शुड नॉट बी. वो लाइन मत रखना इसमें, स्टेट ने जो फिक्स किया फाइनली, वो उसमें पहले वाले जजमेंट में थी, मैंने उसको एट लेंथ डील नहीं करा. इसमें ये कहा एवरी इंस्टीट्यूशन इज फ्री टू डिवाइड इट्स ओन फ्री स्ट्रक्चर फी स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड इट शुड नॉट बी प्रॉफिटियरिंग एंड नो चार्ज ऑफ कैपिटेशन फी. मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होना चाहिए, रीजनेबल आप फी ले सकते हैं, अपने क्राइटेरिया रख सकते हैं. कैपिटेशन फी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप नहीं ले सकते. इट कैन बी रेगुलेटेड. आर्टिकल 31 इंक्लूड द राइट टू फिक्स रीजनेबल फी स्ट्रक्चर ऑल्सो. देन कैपिटेशन पे इन्होंने कहा नॉट परमिटेड प्रोफेशन हैज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम बिजनेस और ऑक्यूपेशन. बोथ इंक्लूड्स प्रॉफिट मोटिव. प्रोफेशन इज प्राइमरली ए सर्विस टू सोसाइटी वेयर इन अर्निंग इज सेकेंडरी और इंसिडेंटल. ये मैंने शुरू में आप लोगों को बता दिया था. एक केस आया था कि जैन कम्युनिटी को माइनॉरिटी में नहीं माना गया था, और डेमोग्राफिक कंडीशंस के अलावा भी ये कहा कि सारे वेल एस्टेब्लिश्ड है, खाते पीते हैं, बिजनेस मैन है, इनको माइनॉरिटी में कंसिडर नहीं करेंगे. दैट्स ऑल. सर अगर डेटा